यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब। आज है जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है, 8 मार्च है। जो हम हर साल 8 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। वैसे तो महिलाओं का जो जीवन है वो एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि डेली ही नेशनल इंटरनेशनल पेपर है जो सेलिब्रेशन का ही काम करता है, क्योंकि चाहे आप घर देख लो या बाहर देख लो, दोनों जगह महिलाओं की क्या भूमिका है आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस साल है जो वुमेंस डे में क्या है, थीम क्या रखी गई है इस साल की वुमेंस डे महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है, एक्सेलरेट एक्शन। क्या है, एक्सेलरेट एक्शन। तो यहाँ पर जो इस साल की थीम है, याद रखिए, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, एक्सेलरेट एक्शन। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम बात करेंगे ANM, GNM, CHO, BSc नर्सिंग सभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के बारे में, और जिनका अपकमिंग रेलवे के लिए एग्ज़ाम है। अभी कोई भी डेट कंफर्म हो कि नहीं आई है, बट आप लोग अपनी तैयारी है जो अच्छे से करते रहिए। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अपकमिंग टाइम में DMER वालों का भी एग्ज़ाम है। DHSR और DMER वालों का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न उनको है कि वो क्या पढ़ें। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, DMER का जो पेपर था मैंने चैनल पर भी अपडेट कर दिया था कि जिसमें 60% नर्सिंग, बाकी आपकी नॉन नर्सिंग आने वाली है, तो आप लोग उसको तैयारी करके रखिए। पेपर का फॉर्मेट भी मैंने अपडेट कर दिया था। अब लोगों को डाउट है कि वो क्या पढ़ लें, तो यदि आप DHS एग्ज़ाम दे रहे हैं तो NHM CHO बेस्ड आप नोट्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका स्पेशली जो नर्सिंग सिलेबस होता है वो उसी में से आता है आपको। और यदि आप नॉन नर्सिंग पढ़ना चाहते हैं तो जैसे DMER में आपको मराठी भी आना है, हिंदी भी आने वाली है, इंग्लिश भी आना है, बेसिक रीजनिंग भी आनी है, चारों चीज़ें आनी है आपको। तो यहाँ पर आप उनके लिए मराठी के लिए तो मैं कोई पर्टिकुलर बुक आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मराठी आपकी महाराष्ट्र के लोग हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज है, तो उनको उतनी प्रॉपर आती ही होगी। बाकी आप हिंदी के लिए जो आपकी NCERT बेस्ड बुक्स रही उनसे आप तैयारी कर सकते हैं। GK GS के लिए आप न्यूज़ है जो, या फिर न्यूज़ वाले जो चैनल हैं या वेबसाइट है उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि जिनका भी पेपर है अपकमिंग, स्पेशली ANM एग्ज़ाम के लिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन आज मेरी तरफ से आपको सीधा 1 वीक के लिए बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं बुक्स पर। बुक्स आप है जो फ्लिपकार्ट पे जाके भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी डिस्काउंट ऐड कर दिए गए हैं। और स्पेशली जो लोग यदि डायरेक्ट वे में बुक ऑर्डर करना चाहते हैं, CHO NHM वाली बुक, उनको ओनली 550 रुपीज़ में अवेलेबल है। फ्लिपकार्ट पे आपको 600 प्लस रुपये कुछ लगने वाले हैं। तो जो लोग डायरेक्ट वे में CHO NHM की बुक लेना चाहते हैं वो आपको इतने में मिल जाएगी। जो लोग ANM बुक है, जो कंप्लीट गाइड फॉर ANM, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो ये जो भी लोग इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, यदि आप इस बुक को डायरेक्ट वे में ऑर्डर करना चाहते हैं तो बुक आपको ओनली 420 रुपीज़ में अवेलेबल है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। RRB की जो बुक है ओनली 299 रुपीज़ में अवेलेबल है, और इसकी लिमिटेड कॉपीज़ बस बची है स्पेशली RRB बुक की, तो आप ये भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जो भी लोग जिस भी स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं ले सकते हैं। अब डाउट सबके हो रहे हैं कि एग्ज़ाम DMER का लेना है तो कौन सी इन 3 में से मैम की कौन सी बुक प्रेफरेंस रहेगी, तो आपको ये वाली रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। यदि आप लेडी हेल्थ विजिटर, MPHW, फीमेल हेल्थ वर्कर या CHO या NHM एग्ज़ाम देते हैं, देन मैं आपको ये वाली बुक भी सजेस्ट करूँगी, क्योंकि एक तो ये बुक हिंदी इंग्लिश में है, और इस बुक में सबसे अच्छी खासियत आपको ये रहने वाली, सभी टेबल्स जो भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो जो भी बुक आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस सब, आज हम बात करेंगे रेलवे और NHM CHO बुक्स की, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो अभी रिसेंट में जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं बुक्स ऑर्डर कर लीजिए। आप लोग को विदिन 2 डेज़ में जितनी भी बुक्स होंगी, स्पेशली डायरेक्ट ऑर्डर से आपके लिए बम्पर डिस्काउंट में दोनों बुक्स यदि आप कंबाइंड ऑर्डर करते हैं तो आपको दोनों बुक्स है जो बहुत ही कम प्राइस पर अवेलेबल होने वाली हैं। जो प्रिंटिंग चार्ज लगेगा वही बस आपसे लिया जाएगा और कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। तो जो भी लोग दोनों बुक्स एक साथ ऑर्डर करते हैं, दोनों बुक एक साथ का मतलब यदि आप NHM गाइड है जो कंप्लीट गाइड और रेलवे की बुक है दोनों एक साथ ऑर्डर करते हैं
तो आपको दोनों बुक है जो एक ही बार में कोरियर करके आपके होम एड्रेस पर भेज दी जाएंगी। अब सवाल उठता है कि यदि आप किसी गांव में जाके अपनी नर्सिंग डिग्री करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जिस भी सिटी में पढ़ रहे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ पे रहना, तो क्या उनकी बुक्स उनके जो उनका गांव का एड्रेस है वहाँ पे भेजी जाएगी? यस, आपको बुक है जो बिल्कुल भेजी जाएगी और आपसे किसी भी तरीके का डिलीवरी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अब दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि क्या ये बुक आप लोग ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल आप इन बुक्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों बुक्स फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। आप डायरेक्ट भी बुक को डालेंगे तो भी आपको मिल जाएंगी। जो मेडिकल एंड नर्सेज हब का लोगो है उसको आप पहचान के बुक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर मेडिकल एंड नर्सेज हब की बुक आप डालेंगे तो भी आपको वह जो बुक मिल जाएंगी। बहुत ही जल्द ANM की बुक भी आ जाएगी, बट उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है, कुछ पर्सनल इशूज़ के कारण काम नहीं हो पाया। बट यदि जो भी लोग CHO किसी भी स्टेट के लिए तैयारी करते हैं और आपने पढ़ाई किसी और स्टेट से की, आपको एग्ज़ाम देना है किसी भी स्टेट का, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, तो आपको हर एक स्टेट के अप्रैल 2024 के बाद, अभी तक तो CHO का किसी भी स्टेट में एग्ज़ाम नहीं हुआ है, लेकिन अप्रैल 2024 तक जितने भी CHO एग्ज़ाम हुए हैं वो सब पेपर इस एक ही बुक में ऐड किए गए हैं। बात करें हम रेलवे की बुक की, यहाँ पे आपको सबसे अच्छी खास बात ये रहने वाली है कि आपको 10 प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ 10 मॉडल पेपर हैं। अब चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो या मॉडल पेपर हो, दोनों में आपको विथ रेशनल के सभी क्वेश्चन प्रॉपरली एक्सप्लेन किए गए हैं। साथ में जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व ऑलरेडी किए गए हैं, आप जोड़ी मिला के देख सकते हैं। 1000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं। अब जो भी लोग इन दोनों बुक्स को एक साथ ऑर्डर करता है तो आपको प्रॉफिट होगा क्या कि यदि आप CHO के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आपको पेयर मैचिंग या फिर और आपको डिस्काउंट क्यों दिया जा रहा है? स्पेशली जो लोग दोनों बुक्स एक साथ डायरेक्ट वे में ऑर्डर करते हैं, डिस्काउंट आपको इसलिए दिया जा रहा है कि वन लाइनर क्वेश्चन, जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन, और साथ में आपके यदि आप रेलवे के पेपर भी देखते हैं तो आपको पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, तो वो सब चीज़ें आपको इन दोनों बुक्स में अवेलेबल रहेंगी। तो आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं और फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे जो आपको प्राइस है जो यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रही है वही प्राइस रहेगी, लेकिन जो भी लोग इन बुक्स को है जो डायरेक्टली ऑर्डर करता है तो यही बुक जो आपको यहाँ पर 620 प्राइस शो हो रही है वो आपको और ज़्यादा है जो कम हो जाएगी, 599 बस आपको हो जाएगी। कोई डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना होगा। और इस बुक का आपको यदि आप इस बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं विथ कंबाइंड NHM CHO के, तो दोनों बुक आपको 850 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगी, आपके होम एड्रेस पे डिलीवर कराई जाएंगी। अब जो भी लोग इन बुक्स के थ्रू भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो थर्ड ऑप्शन भी मैं आपको स्टेटस है कि इसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, हार्डनेस ऑफ वाटर, क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो हार्डनेस जो हॉरोक्स एपरेटस है किसके लिए यूज़ किया जाता है? क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर के लिए। इस तरीके से जो यहाँ पर इमेज में दिख रहा है क्या हॉरोक्स एपरेटस है, पानी में कितनी क्लोरीन की ज़रूरत है उसको मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मेजर्स टेकन टू स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ डिसीज इज कॉल्ड विच काइंड ऑफ प्रिवेंशन। दैट मीन्स डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन उसकी प्रोग्रेस को हमें रोकना है, तो कौन सा प्रिवेंशन कहलाएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो प्राइमरी में आप हेल्थ एजुकेशन इम्यूनाइजेशन से है जो प्रिवेंटिव मेजर अपनाएंगे वो क्या होगा? प्राइमरी। फिर जब हो जाएगी डिसीज़, कोई भी डिसीज़ या प्रॉब्लम, देन आफ्टर आप उसके कॉम्प्लिकेशन है जो डेवलप नहीं होने देना चाहेंगे या फिर उसको प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशन होने से, तो क्या होगा? सेकेंडरी। लेकिन जब यही डिसीज़ होकर कॉम्प्लिकेशन बना चुकी है ऑलरेडी आपकी बॉडी में और उसकी जो ट्रीटमेंट के चांसेस हैं वो सभी वो किस में आएंगे? टर्सरी प्रिवेंशन में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इंटरमीडिएट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम कॉल्ड। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल शेप में आपको बताया था कि जो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा पंचायती राज सिस्टम का? पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम सभा, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इंटरमीडिएट टायर क्या होगा यहाँ पर? पंचायत समिति। नेक्स्ट वन इज Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medication is useful for the newborn baby? तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन है
यदि कोई 22 साल की लेडी ने प्रीमेच्योर बेबी को बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक के डिलीवर किया है तो उसके बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन यूजफुल होगी? ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन उसके बेबी के लिए हेल्पफुल होगी? तो वो होगी यहाँ पर डेक्सामेथासोन। क्या करेगी ये? प्रीमेच्योर बेबी हुआ है तो लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या करेगी ये मेडिसिन का काम? क्या होगा? बेबीज के लंग मैच्यूरेशन में बेटामेथासोन और डेक्सामेथासोन क्या करेगा? हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन इज A 2-year-old male child has following manifestation। एक 2 साल का बच्चा है, सिम्टम है, ध्यान से देखिए। चेस्ट एंड ड्रॉइंग, बीजिंग एंड फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर फीवर है, बीजिंग साउंड आ रहा है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग है, तो कौन सी मेडिसिन देंगे? ऑप्शन में एंटी कन्वल्सिव, डायूरेटिक, एंटीबायोटिक या फिर एनाल्जेसिक्स। तो ऐसे केस में फीवर है दैट मीन्स क्या? इन्फेक्शन भी डेवलप हुआ है। बीजिंग है, चेस्ट एंड ड्रॉइंग है, तो इस तीनों साइन किसके हैं? क्लासिकल साइन है, तीनों क्लासिकल साइन है निमोनिया के। मेडिसिन कौन सी दी जाएगी यहाँ पर? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो यहाँ पर पीरियड ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड किसको कहा जाएगा? 0 से 14 दिन तक, 14 दिन से 8 वीक तक, 8 वीक से 38 वीक तक या फिर नन ऑफ द अबव। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के पीरियड में एम्ब्रियो और फीटल 2 अलग अलग स्टेज होती हैं। तो एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाता है? 14 डेज टू 8 वीक्स। कितना होगा? 14 डेज टू 8 वीक तक का। जाइगोट होगा 0 से 14 दिन तक, एम्ब्रियो 14 दिन से 8 वीक तक और फीटस होगा 8 वीक से लेकर एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड। तो पोस्ट नेटल पीरियड में अर्ली न्यूनेट, लेट न्यूनेट, इन्फेंट, टोडलर, प्री स्कूल, स्कूल एज एंड एडोलेसेंट है जो इंक्लूड होंगे। यदि WHO के अकॉर्डिंग एज पूछ ली जाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप की तो कितनी होती है? 10 से 19 साल तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोसिस और जूनोटिक डिसीज। तो जूनोटिक डिसीज का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन में डेवलप हुई हों। तो जूनोटिक डिसीज इनमें से कौन सी है? रेबीज, मलेरिया, एड्स या फिर टाइफॉइड। तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज है वो कौन सी है? तो वो यहाँ पर रेबीज, क्योंकि इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने के कारण होगी, लिकिंग करने के कारण होगी। तो रेबीज क्या होगी यहाँ पर? एक जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी इन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अडॉप्ट किया था? 1997, 1996, 1965 या 1993। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी है इसको कब अडॉप्ट किया था? 1993 में। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा विटामिन है जिसको यदि हम ज़्यादा भी बॉडी में एडमिनिस्टर कर देते हैं लेकिन बॉडी उसको स्टोर नहीं करेगी और बॉडी है जो क्या कर देगी? एक्सक्रीट कर देगी। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो विटामिन ए, डी, ई के सभी क्या फैट सॉल्युबल विटामिन है और इनको बॉडी स्टोर करके रख लेगी। लेकिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी के विटामिन है इनको हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती। इसीलिए इसका आंसर आपका क्या होगा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी ऑफ। तो इतने सारे यहाँ पर साइन बताए हैं डिसीज़ के। चिलोसिस है, ग्लोसाइटिस है, रेड एंड शाइनिंग लिप्स हैं, इन्फ्लामेशन है, बर्निंग आई है। तो ये किसके सिम्टम है? विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन B12 या फिर विटामिन B2। तो यहाँ पर जितने भी साइन सिम्टम है ये सब किसके हैं? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2 के। किसके? राइबोफ्लेविन और विटामिन B2, जिसके कारण स्किन डिसऑर्डर होगा, एडिमा होगा माउथ थ्रोट में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? B2। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इज इमीडिएटली एंड ओनली वंस एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सी मेडिकेशन जिसका हम क्या कहेंगे कि एक बार में इमरजेंसी में दी जाएगी और एक ही बार दी जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? PM ऑर्डर, सिंगल ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर या फिर स्टैंडिंग ऑर्डर। तो यदि कोई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं वो एक ही बार बस दी जाती हैं तो उनके लिए क्या कहा जाता है? स्टेट ऑर्डर। क्या कहलाएंगी वो? स्टेट ऑर्डर।
नेक्स्ट वन इज a patient is admitted to the emergency department with severe pain. Physician advise him injection morphine 2 mg IV state. Nursing officer should assist for. यदि पेशेंट को क्या दिया जा रहा है इमरजेंसी में, मॉर्फिन दिया जाता है, ऐसे केस में आप क्या चेक करेंगे? बीपी, टेम्परेचर, पल्स या फिर रेस्पिरेटरी रेट। तो ये क्या करेगा? मॉर्फिन क्या करता है? जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का मोस्ट कॉमन कारण बनेगा, जिसके कारण रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है। तो जो चीज़ यहाँ पर मेजर की जाएगी वो क्या होगी? रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट वन इज फ्यूमिगेशन ऑफ लेबोरेटरी इज डन टू किल। लेबोरेटरी में यदि फ्यूमिगेशन किया जाता है फ्यूमिगेटर मशीन से, तो ये क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया के लिए, रोडेंट्स के लिए, वायरस के लिए, फिर फंगल के लिए। तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो ओटी में ऑपरेशन थिएटर में फ्यूमिगेशन किया जाता है, मशीन से धुआं छोड़ा जाता है, किसके लिए किया जाता है? रोडेंट्स को भगाने के लिए। नेक्स्ट वन इज एन एडल्ट शेड्यूल फॉर अ पैरासिंथेसिस। व्हाट शुड द नर्स प्लान टू डू इमीडिएटली बिफोर द प्रोसीजर इज स्टार्टेड। तो पैरासिंथेसिस होने के पहले एज अ नर्स आप क्या चीज़ें हैं जो नोट डाउन करेंगे कोई प्रोसीजर होने के पहले और पैरासिंथेसिस प्रोसीजर होने के पहले? Administer the diazepam, ask the client to his bowels, have the client empty his or her bladder या फिर give him a glass of water। तो ऐसे केस में यदि पैरासिंथेसिस किया जाना है तो ऐसे केस में एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी होगी क्लाइंट का ब्लैडर है जो क्या करना है? एम्प्टी करवा के रखना है, जिससे कोई भी बॉडी फ्लूइड सैम्पलिंग है जो की जाती है तो उसमें आपके लिए हेल्प। ट्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या इंक्लूड नहीं है? ऑप्शन में है अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG एंड इनहिबिन बी। तो यहाँ पर क्या है जो इंक्लूडेड नहीं है? जो टेस्ट है यहाँ पर प्रेगनेंसी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट है? जो क्वाड्रिपल का मतलब होगा 4 स्क्रीनिंग टेस्ट और क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट हैं उनमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा इनहिबिन बी। क्या होगा? इनहिबिन बी। जो जो क्वाड्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है इसमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG एंड डायमेट्रिक इनहिबिन ए इंक्लूड होता है, ना कि इनहिबिन बी। इनहिबिन बी होता है जनरली जो इनफर्टिलिटी के लिए टेस्ट करवाया जाता है इनहिबिन बी। तो यहाँ पर ओवेरियन ट्यूमर के लिए भी ये कभी कभी यूज़ किया जाता है इनहिबिन ए एंड इनहिबिन बी। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रिपल स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर क्वाड का मतलब होता है 4। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिपल में 4 स्क्रीनिंग टेस्ट इंक्लूडेड है, इनमें अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रॉयल, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन एंड डायमेरिक इनहिबिन ए इंक्लूड है। फिर आता है ट्रिपल मार्कर टेस्ट, डबल मार्कर टेस्ट, ट्रिपल मार्कर टेस्ट एंड क्वाड्रिपल मार्कर टेस्ट। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट में अल्फा फीटोप्रोटीन, HCG और एस्ट्रॉयल है जो यहाँ पर चेक किए जाते हैं। यदि हाई लेवल है अल्फा फीटोप्रोटीन का, दैट मीन्स क्या? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, एनेंसेफेली है। यदि लो है तो क्या है? बेबी के लिए ट्रायोसोमी डेवलप हो सकता है 21, जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहेंगे, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट वन इज मेट्रोनिडाजोल इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट। तो मेट्रोनिडाजोल किसको ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है? टाइफॉइड, डिसेंट्री, कोलेरा या फिर डायरिया। जो मेट्रोनिडाजोल है क्या है? मेट्रोनिडाजोल है जो किसके लिए यूज़ की जाती है? तो मेट्रोनिडाजोल यूज़ की जाती है डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए। जनरली ये मार्केट में किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल। किस नाम से मिलती है? फ्लैजाइल नाम से मिलती है, जो कि एक एंटीबायोटिक भी और एक एंटी प्रोटोजोल मेडिकेशन है। आपको याद रखना है कि मेट्रोनिडाजोल क्या है? एक एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और एंटी प्रोटोजोल की तरह भी काम करेगी। तो इसका जो यूज़ होता है मेट्रोनिडाजोल का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, वो किस में होता है? वो होता है डिसेंट्री में। अब डायरिया और डिसेंट्री के बीच का एक जो डिफरेंस है एग्जाम में यदि आपको आए तो बताना है कि जो डायरिया में फीकल का जो फीकल है, स्टूल है, किस टाइप का होगा? वॉल्यूमिनस होगा, लेकिन डिसेंट्री में स्कैंटी स्टिकी होगा। ब्लड कभी भी डायरिया जब होता है पेशेंट को तो फीकल मटेरियल के साथ ब्लड नहीं आता, लेकिन डिसेंट्री में आता है। म्यूकस रहेगा और पस सेल्स भी रहेंगी और सीवियर स्ट्रेनिंग भी होगी ड्यूरिंग डेफिकेशन में डिसेंट्री में, लेकिन डायरिया में ये सब नहीं होगा।
डायरिया में आपको याद रखना है कि ना तो ब्लड आता है, ना ही म्यूकस आएगा, और पस सेल्स भी बहुत ही कम होंगी, और डिफिकेशन के टाइम पर ज़्यादा स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपको बीच का डिफरेंस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है कि कौन से साइन डायरिया को डिसेंट्री से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो होगा ब्लड म्यूकस दोनों हैं जो एब्सेंट रहते हैं फीकल मटेरियल में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज इज द मोस्टली कंटेजियस। तो यहाँ पर सभी कंटेजियस डिसीज है, लेकिन यहाँ पर कहा है पेरीनेटल डिसीज। तो पेरीनेटल इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी सबसे ज़्यादा कंटेजियस है? सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, HIV और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है वो है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सी है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है जो सबसे ज़्यादा कंटेजियस है। पेरीनेटल इन्फेक्शन की बात हो रही है तब। तो HSV क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। ये बेबी को क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा है जो कॉमनली यहाँ पर पूछा है और सबसे ज़्यादा कंटेजियस है, तो क्या होगा? HSV वायरस। Herpes virus can also be spread to the baby if a mother has a blister caused by herpes on her breast। देखिए यहाँ पर आपको इसका रेशनल भी मिल जाएगा कि बच्चों में पेरीनेटल टाइम में बच्चों में है जो सबसे ज़्यादा रिस्क क्यों रहेगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस का ही, क्योंकि यदि मदर के ब्रेस्ट में या फिर आसपास एक भी ब्लिस्टर है, बेबी ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होगा? अफेक्टेड ब्रेस्ट से यदि बेबी ने ब्रेस्ट फीड किया तो बेबी के लिए फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ के भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, तो वो भी पेरीनेटल इन्फेक्शन में ही कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो कॉमनली वो इजीली बच्चे को होगा, जो जिसको हम हाईली कंटेजियस कह रहे हैं, वो क्या होगा? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नेक्स्ट वन इज विदिन व्हाट पीरियड ऑफ पोस्ट डिलीवरी शुड RH-D immunoglobulin be given to appropriate candidate to prevent anti-D isoimmunization। तो anti-D isoimmunization से प्रिवेंट हम बच्चे को कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन में है यहाँ पर 12 घंटे में, 24 घंटे में, 72 घंटे में या फिर 80 घंटे में। तो RH आइसोइम्यूनाइजेशन बेबी को प्रिवेंट करने के लिए और मदर के लिए भी हमें कितने घंटे के अंदर है जो RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करनी है? तो कितने घंटे के अंदर करनी है RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन? 72 घंटों के, कितने? विदिन 72 घंटों के अंदर है जो हमें क्या करना है? प्रेग्नेंट लेडी के जो मदर है उसके लिए डिलीवरी के बाद, पोस्ट डिलीवरी के बाद विदिन 72 घंटों के अंदर RH-D इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करना है एंटी-D आइसोइम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेरीनेटल इन्फेक्शन डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय पोस्ट डिलीवरी पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन ऑफ द न्यूनेट्स। तो यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अभी हमने पढ़ा कि कौन सा कंटेजियस है पेरीनेटल पीरियड में। अब है यहाँ पर कौन सा पेरीनेटल इन्फेक्शन है जिसको हम पैसिव एक्टिव आइसोइम्यूनाइजेशन से न्यूनेट बेबी को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में HSV, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस B वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस CMV। तो यहाँ पर जो पेरीनेटल इन्फेक्शन है, हम बेबी को पोस्ट डिलीवरी के बाद, बेबी को आफ्टर डिलीवरी के बाद पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन से बेबी को हम उस डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B वायरस, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी विदिन 24 आवर के अंदर क्या दे दिया जाता है? हेपेटाइटिस B वैक्सीन है जो दे दी जाती है बच्चों में। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? हेपेटाइटिस B वैक्सीन, और हेपेटाइटिस B वायरस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सीरम हेपेटाइटिस इज ऑल्सो नोन एज। तो सीरम हेपेटाइटिस किसको कहा जाता है? हेपेटाइटिस A को, B को, E को या फिर बैक्टीरियल हेपेटाइटिस को। तो हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस यहाँ पर कहा है, तो वो क्या है? हेपेटाइटिस B। क्या है? हेपेटाइटिस B। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको रूट जनरली पूछे जाते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी ये दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस सी जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी हम कह सकते हैं,
हेपेटाइटिस बी जो कि ओनली डीएनए वायरस है, यहाँ पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आता है हेपेटाइटिस की जो कैटेगरी के वायरस हैं इनमें से डीएनए वाला वायरस कौन सा है, तो हेपेटाइटिस बी। ब्लड बॉर्न सेक्सुअल वर्टिकल ट्रांसमिशन से हेपेटाइटिस बी हो सकता है। फिर आता है हेपेटाइटिस डी जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ में होगा, को इन्फेक्शन जिसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर याद रखना है कि जो हेपेटाइटिस ए, सी, डी और ई हैं ये कैसे हैं, आरएनए वायरस हैं, लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है क्या है, डीएनए वायरस है। इंक्यूबेशन पीरियड सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है हेपेटाइटिस सी का। नेक्स्ट है यहाँ पर A neurological disorder in which the patient will have an expression of mask-like face and staring is known as। तो कौन सी डिसीज़ है जिसमें पेशेंट का, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट का फेस कैसा रहेगा, मास्क लाइक फेस होगा और स्टेयरिंग टाइप से देखेगा। ऑप्शन में माइस्थेनिया ग्रेविस, अल्जाइमर्स डिसीज, हंटिंगटन कोरिया एंड पार्किंसन डिसीज। ये चारों डिसीज एग्जाम में आपको आती हैं, याद रखें आप। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, माइस्थेनिया ग्रेविस होगा। मैंने यहाँ पर क्लिनिकल साइन, फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, मास्क लाइक फेस देखने को मिल रहा है, तो ये किस में देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा पार्किंसंस डिसीज़ में। किस में देखने को मिलेगा, पार्किंसंस डिसीज़ में। माइस्थेनिया ग्रेविस का मतलब होगा यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर डिसीज़ है जिसमें मसल्स वीकनेस रहेगी, क्या रहेगी, मसल्स वीकनेस देखने को मिलेगी। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ क्लॉट्स इन द वेन इज कॉल्ड एज, तो यदि वेन्स में क्या है, क्लॉट का डेवलपमेंट होता है, थक्के जमते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, थ्रोम्बोसिस, एन्यूरिज्म, एथेरोस्क्लेरोसिस और इस्कीमिया। तो क्या कहलाएगा, यदि वेन्स में क्लॉट का फॉर्मेशन होगा तो वो कहलाता है थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम का फॉर्मेशन कहलाना क्या कहलाएगा, यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर क्या टर्म यूज़ करेंगे, थ्रोम्बोसिस। तो यहाँ पर जो अदर टर्मिनोलॉजी एग्जाम में आती है, एन्यूरिज्म का मतलब होगा वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी। जनरली एन्यूरिज्म में क्या होगा, जो वीक आर्टरी का एरिया है वो क्या हो जाएगा, दूसरी जगह वल्ज हो जाएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, जो फैट है या फिर जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप होगा किसमें, आर्टरीज में। इस्कीमिया का मतलब होगा टिश्यू डेथ। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल प्रेगनेंसी इन विच द कॉन्सेप्शियस इम्प्लांट्स आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी। यहाँ पर बताना है कि प्रेगनेंसी की ऐसी एबनॉर्मल स्टेज जिसमें जो कॉन्सेप्टियस मटेरियल है, कॉन्सेप्शन का जो मटेरियल है वो यूट्राइन कैविटी के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पर भी हो लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस में होता है, यूट्राइन वॉल में होगा। लेकिन जब ये यूट्राइन वॉल के यहाँ पर ना होके कहीं और हो जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज और अबॉर्शन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी, तो वो कहलाएगी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, एग रिलीज करेगी ओवरी, ध्यान से देखिए, ओवरी एग रिलीज करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा फैलोपियन ट्यूब में, इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस में। लेकिन यदि क्या है, लेकिन यदि यही फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट कहाँ पर हो जाए, फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाए, ओवरी में हो जाए, सर्विक्स के यहाँ पर हो जाए, अदर देन यूट्रस के कहीं पर भी इम्प्लांट हो जाता है। और कॉमनली जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इम्प्लांटेशन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, इसीलिए इसको ट्यूबुलर प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर ऑफ लाइफ, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पुअर फीडिंग एंड एम्प्टी रेक्टम आर द फाइंडिंग्स ऑफ। तो यहाँ पर है क्वेश्चन, फेलियर टू पास मेकोनियम क्या है, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 36 आवर तक, क्या है, फर्स्ट 36 आवर तक डिलीवरी होने के बाद से लेकर 36 घंटों तक यदि बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल, जो फर्स्ट पासिंग स्टूल जिसको मेकोनियम कहते हैं, वो पास नहीं करेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पुअर फीडिंग है और रेक्टम कैसा है, एम्प्टी है, तो ये किसकी फाइंडिंग है, हिरस्प्रिंग्स डिसीज, अपेंडिसाइटिस, माल एब्जॉर्प्शन और पेरिटोनाइटिस। यहाँ पर ये सभी साइन किसके हैं, ये हैं हिरस्प्रिंग्स डिसीज के, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स रहेंगी ये एब्सेंट रहेंगी। जनरली गैंग्लियोनिक सेल्स से रहती हैं जिसको मेगा कॉलन डिसीज भी कहेंगे। तो गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट रहेंगी जिसके कारण जो यहाँ पर रेक्टम है क्या रहेगा, यहाँ पर ब्लॉकेज रहेगा। तो यहाँ पर जब
रेक्टम में कुछ आएगा ही नहीं तो क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पुअर फीडिंग होगी, रेक्टम एम्प्टी होगा, बेबी अपना फर्स्ट पासिंग स्टूल है जो पास नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी बिफोर द एज ऑफ 8 ईयर इन गर्ल्स इज कॉल्ड। तो प्यूबर्टी यदि 8 साल से कम एज के पहले ही हो जाए गर्ल्स में तो इसको क्या कहेंगे, थैलार्ची, मीनार्ची, डिलेड प्यूबर्टी या फिर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। क्या हम टर्म यूज़ करेंगे यदि प्यूबर्टी बिफोर ऑनसेट हो जाए, 8 साल से भी कम एज में हो जाती है प्यूबर्टी, तो यहाँ पर हम उसके लिए क्या टर्म है जो यूज़ करेंगे। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यहाँ पर प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो 8 साल के पहले यदि प्यूबर्टी आ जाती है, पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं अदर, और जो साइन है प्यूबर्टी के साइन दिखाई देने लगेंगे उसको हम क्या कहेंगे, वो स्टेज कहलाएगी प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। थैलार्ची का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट वर्ड्स का डेवलपमेंट होना। मीनार्ची का मतलब होगा फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का आना। डिले प्यूबर्टी का मतलब होगा जब प्यूबर्टी अब 16 ईयर के बाद भी ना आए, तब इसके लिए हम क्या कहेंगे, 14 to 60 ईयर के बाद आती है तो उसको हम कहेंगे डिले प्यूबर्टी। नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर यूज्ड फॉर कोल्ड स्पंजिंग। तो कोल्ड स्पंजिंग के लिए जो वाटर यूज़ करेंगे वो कैसा होना चाहिए, 98 डिग्री फ़ारेनहीट, 105 डिग्री फ़ारेनहीट, 70 डिग्री फ़ारेनहीट और 0 डिग्री फ़ारेनहीट। दैट मीन्स वाटर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए जो वाटर हम कोल्ड स्पंजिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए 70 डिग्री फ़ारेनहीट। नेक्स्ट वन इज विच अमंग दी फॉलोइंग इज नोन एज बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो बैकबोन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इनमें से क्या कहलाएगा, ऑप्शन में इकोनॉमी, फैमिली, होम विजिट और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो टर्म यूज़ किया जाएगा बैकबोन ऑफ कम्युनिटी के लिए वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर होम विजिट। क्या होगा, होम विजिट। नेक्स्ट वन इज फीवर, एब्डोमिनल टेंडरनेस, स्लो पल्स रेट, डेलीरियम एंड रोज कलर्ड रैसेस इंडिकेट द डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कि फीवर है, एब्डोमिनल टेंडरनेस है एंड एब्डोमिनल टेंडरनेस के साथ साथ यहाँ पर जो रोज कलर के रैसेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे हैं, रोज कलर के रैसेस हैं बॉडी पर, वो क्या कौन सी डिसीज़ के साइन है, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स, टिटनस या फिर चिकन पॉक्स। अब एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन आता है कि रोज कलर स्पॉट्स किस डिसीज़ में देखने को मिलते हैं। तो रोज कलर जो स्पॉट देखने को मिलते हैं मीजल्स में, इसमें मीजल्स और रूबियोला में। यहाँ पर चिकन पॉक्स और मीजल्स के जो साइन है थोड़े बहुत मैच करते हुए हैं, लेकिन जो रोज कलर के स्पॉट्स हैं, कॉप्लेक स्पॉट्स हैं, किस में देखने को मिलते हैं, मीजल्स में। चिकन पॉक्स में है जो सबसे पहले जो रैसेस आएंगे कहाँ पर फॉर्मेशन होगा चेस्ट पर, फिर देन आफ्टर पूरी बॉडी पर। इनका मेन साइन यही है, कॉप्लेक स्पॉट्स मेन साइन है मीजल्स का, और रोज स्पॉट्स किस में देखने को मिलेंगे, मीजल्स में। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ऑप्शन में था टिटनेस। तो टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट है क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी। इंक्यूबेशन पीरियड है एवरेज 10 डेज, जो कि जनरली 3 से 21 दिन का होता है, और ट्रांसमिशन होता है इसका टिटनेस का किसके थ्रू, डायरेक्ट मिट्टी से, सॉइल से। जो क्लोरेस्ट्रीडियम टिटेनी है इनका ट्रांसमिशन जनरली कैसे होता है, मिट्टी से या फिर एनिमल एक्सक्रीटा से। नेक्स्ट वन इज अस्थमा कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो हम अस्थमा को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटिंग एक्सपोजर टू एलर्जन से, टेक द वैक्सीन अगेंस्ट अस्थमा, टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली और नन ऑफ दी अबव। तो अस्थमा को हम प्रिवेंट कर सकते हैं मेनली यहाँ पर एलर्जन से, क्योंकि अस्थमा किससे होता है जनरली, एलर्जन से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, डस्ट से हो सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रोंकाई है इसमें क्या होगा, स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या होगा, स्पाज्म होगा, सिकुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बीजिंग साउंड मेन साइन है इनका। अब यहाँ पर बात की जाती है कि प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम, तो एलर्जन से, जिस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है उससे दूर रहिए तो आपको वो प्रॉब्लम अपने आप नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज इन अ क्राइंग बेबी व्हेन शुड द कॉर्ड बी क्लेम्ड नॉर्मली। तो यदि बेबी क्या कर रहा है, अच्छा कहते हैं जो हेल्दी बेबी की पहचान है वो क्या है, डिलीवर होने के तुरंत बाद रोना स्टार्ट कर देते हैं। तो यदि बेबी क्राई कर रहा है तो कॉर्ड को हम कितने टाइम में क्लैम्प करेंगे, 10 मिनट ऑफ डिलीवरी,
10 minutes of delivery, immediately after delivery, or once the cord pulsation stops or delivery of placenta। तो क्राइंग बेबी, बेबी अच्छे से यदि क्राई कर रहा है तो क्लैम्प को हमें कब क्लैम्प कब करनी है कॉर्ड हमें, जब पल्सेशन स्टॉप हो जाए तब। वंस द कॉर्ड पल्सेशन स्टॉप देन आफ्टर वी कैन क्लैम्प द कॉर्ड। नेक्स्ट वन इज ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम इज कॉज्ड बाय। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का कॉज क्या है? निसीरिया गोनेरिया, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीज वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो यहाँ पर ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? निसीरिया गोनोरिया। क्या है? निसीरिया गोनोरिया। ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम को हम कह सकते हैं कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न। एग्जाम में आ सकता है ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम का मतलब क्या है? कंजक्टिवाइटिस ऑफ द न्यूबॉर्न, जो कि आई इन्फेक्शन है विद इन 30 डेज में डिलीवरी से लेके फर्स्ट 30 डेज में डेवलप हो सकता है। बर्थ कैनाल के थ्रू हो सकता है बच्चों को, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है गोनोरिया। निसीरिया गोनोरिया ही इसका मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम के लिए। तो यहाँ पर बर्थ कैनाल से बेबी यदि वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे निसीरिया गोनोरिया जो एजेंट है इसके थ्रू बेबी को ऑप्थेल्मिक न्यूनेट्रम डेवलप होने के। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल साइन सीन इन टिटनेस। क्लिनिकल साइन क्या है इसमें से? टिटनेस का कॉप्लेक स्पॉट्स, स्यूडोमेम्ब्रेन, ओपिस्थोटोनस और हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया तो रेबीज का क्लिनिकल साइन है, कॉप्लेक स्पॉट्स मीजल्स का साइन है। अब यहाँ पर बचते हैं दो, स्यूडोमेम्ब्रेन और ओपिस्थोटोनस। तो टिटनेस में जनरली क्या अफेक्ट होगा? बोन्स अफेक्ट होंगी, मसल्स अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पर टिटनेस का जो क्लासिकल साइन है वो क्या है? वो ओपिस्थोटोनस। Opisthotonus is the severe hyperextension and spasticity in which an individual's head, neck and spinal column enter into complete bridging or arching position। एग्जाम में आपको यदि इमेज दिखाई दे कि ये किसके कारण हुई है तो ये हुए टिटेनी के कारण। किसके कारण? टिटेनी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। तो अब यहाँ पर यदि इस तरीके से आर्च बन जाती है टिटेनी के कारण तो इसके लिए क्या टर्म हम यूज़ करेंगे? ओपिस्थोटोनस, जिसमें सीवियर हाइपर एक्सटेंशन हुआ है बॉडी का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्पाज्म देखने को मिला है, जिसमें पर्सन का हेड, नेक और पूरी स्पाइनल कॉर्ड ने एक आर्च बना लिया है। क्या बना लिया है? आर्च बना लिया है, ब्रिज जैसे बना लिया है कि यहाँ से देखिए सीधा यहाँ तक जो यहाँ पर टोए है, टोए से सीधा हेड तक पूरा एक बीच में जो ब्रिज जैसे दिख रहा है क्या है? ओपिस्थोटोनस। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंस व्हाट लेवल ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन टुगेदर विथ हाई ब्लड प्रेशर इज सफिशिएंट टू कैटेगराइज हर एज हैविंग प्री एक्लेम्सिया। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का लेवल कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो लेडी है उसके लिए क्या है? प्री एक्लेम्सिया है, क्योंकि प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है जो प्री एक्लेम्सिया के पेशेंट होते हैं। तो एल्ब्यूमिन ही चेक किया जाएगा। तो यूरिन एल्ब्यूमिन का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर के केस में लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो कैसे आप कैटेगराइज कर पाएंगे? +3, +4, +5 या फिर +2। तो कितना प्रेजेंस है जो यूरिन एल्ब्यूमिन माना जाएगा कि लेडी को प्री एक्लेम्सिया है तो होगा +2। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंटिस इन न्यूबॉर्न। यदि न्यूबॉर्न बेबी में बिलिरुबिन लेवल का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाएगी? फिनोबार्बिटॉन, डायजेपाम, बीटामेथासोन और कैल्शियम ग्लूकानेट। को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी वो होगी फिनोबार्बिटॉन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ड्रग ऑफ चॉइस जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए, तो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन क्या करेगी? इट एक्ट्स ऑन द लिवर एंड इंड्यूस ग्लूकोकोरोनिल ट्रांसफरेज, जो कि एक एंजाइम है और ये क्या करेगा? बिलिरुबिन को क्या करेगा? बिलिरुबिन को चेंज करेगा ऐसे फॉर्म में जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। क्या करेगा? बिलिरुबिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है उसको चेंज करने का काम करेगा ये एंजाइम, ग्लूकोकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम, जो कि वायल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाए। यदि ड्रग ऑफ चॉइस पूछें तो वो क्या है? फिनोबार्बिटॉन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कॉज ब्रेडिकार्डिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ट्रीट दिस आउटकम इफेक्ट। तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोलिन दी जा रही है किसके लिए? इंट्यूबेशन के लिए। तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होता है यदि, तो ब्रेडिकार्डिया डेवलप होने के लिए
कौन सी मेडिसिन है जिससे हम ब्रेडिकार्डिया को यहाँ पर ट्रीट कर पाएंगे? ऑप्शन में कैल्शियम ग्लूकोनेट, एड्रेनालिन, लिडोकेन और एट्रोपिन। जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी ब्रेडिकार्डिया के इफेक्ट को कम करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, वो होगी एट्रोपिन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, RH negative mother delivered a baby, which among the following test is more likely to the ordered for the baby? क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि मदर RH नेगेटिव है, क्या है? मदर RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव मदर है, तो बेबी को डिलीवर किया है मदर ने, तो बेबी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा? यदि मदर पूछें तो अलग है और बेबी पूछें तो अलग है, तो बेबी के लिए पूछा है कौन सा टेस्ट किया जाएगा? ब्लड कल्चर, डायरेक्ट कॉम टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट और एक्सरे। तो यदि RH नेगेटिव मदर है, बेबी को डिलीवर किया है, तो जो टेस्ट बेबी के लिए करवाएंगे वो होगा डायरेक्ट कॉम टेस्ट। कौन सा होगा? डायरेक्ट कॉम टेस्ट। यदि यहाँ पर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कहते तो मदर के लिए परफॉर्म किया जाता, इसके लिए मदर के लिए किया जाता, लेकिन यदि डायरेक्ट कॉम टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन टेस्ट इसको हम कहते हैं, कॉम टेस्ट, तो किसके लिए है? बेबी के लिए। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिपिकल मेन सिम्टम ऑफ माल रोटेशन? तो माल रोटेशन का एक टिपिकल सिम्टम कौन सा है? एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लडी स्टूल और विलियस वॉमिटिंग। तो माल रोटेशन का मतलब है जिस जगह जो बॉडी का पार्ट होना चाहिए, इंटेस्टाइन्स होनी चाहिए, वो उस जगह ना होकर कहीं और होंगी, तो पूरी बॉडी के फंक्शन ही डिस्टर्ब होंगे। जो टिपिकल सिम्टम होगा वो होगा विलियस वॉमिटिंग। कैसी होगी? विलियस वॉमिटिंग। ये देखिए माल रोटेशन में जो नॉर्मल पिक्चर यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर दिखा रही है इंटेस्टाइन की प्रॉपर पोजीशन, लेकिन जो सेकंड पिक्चर है माल रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। माल रोटेशन एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें आपकी इंटेस्टाइन जो कि प्रॉपरली और कम्प्लीटली रोटेट नहीं हो पाती है अपनी नॉर्मल पोजीशन में। और ये कब होगा? डेवलपमेंटल लाइफ में, ऐसा नहीं कि बाद में होगा। तो यहाँ पर जनरली और ये अर्ली प्रेगनेंसी में, अराउंड 10th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में जब डेवलपमेंट होता है इंटेस्टाइन का, उसी टाइम पर ये डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर माल रोटेशन का जो फर्स्ट और मेन साइन है वो क्या है? विलियस वॉमिटिंग। नेक्स्ट वन इज, और यदि इमेज आपको इस तरीके से दी जाए कि ये क्या है, तो यह है माल रोटेशन। नेक्स्ट वन इज, हु आर द बेनिफिशियर्स ऑफ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना? तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के बेनिफिशियर दैट मीन्स लाभार्थी कौन है? वुमेन विथ मेंटल इशू, मेनोपॉजल वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, वुमेन विद द इनएबिलिटी टू बियर अ चिल्ड्रन। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, प्रसूति का मतलब होता है प्रेगनेंसी, क्या होगा? प्रेगनेंसी। तो प्रसूति सहायता योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना की जो लाभार्थी हैं ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जो 2022 के तहत जो यहाँ पर मध्य प्रदेश की योजना है एक्चुअल में, तो यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा हो उनके लिए ये जो योजना लाई गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री प्रसूति सहायता योजना। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3-3 हज़ार रुपये है जो दिए जाते हैं, टोटल 3,000 रुपये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में 3,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा और जो शेष बचे हुए 1,000 रुपये रहेंगे जो श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत वुमेन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स इन चेस्ट एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन फोकाई दोनों एक ही टर्म है, किसमें देखने को मिलेंगे? चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो निमोनिया में, एम्पायमा में, ब्रोंकियोलाइटिस में या फिर ट्यूबरक्लोसिस में। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स और गॉन्स फोकाई किसमें देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट का जब चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो ग्रेन्युलोमा टाइप से, कॉम्प्लेक्स टाइप से दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या कहा गया? गॉन्स फोकाई और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स टिपिकली इन द मिडिल और लोअर जोन्स ऑफ द लंग्स। जो लोअर जोन्स रहेगा लंग्स का या फिर मिडिल लंग्स में यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और ये जनरली या तो प्लूरल इफ्यूजन के कारण भी हो सकते हैं या फिर इनका मेन रीजन होगा, मेन किस डिसीज़ में देखने को मिलेंगे। तो आपको एग्जाम में या तो गॉन्स फोकाई देखने को मिलेगा और प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट वन इज,
सीरोलॉजिकल एंड विच टेस्ट कॉमनली आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ रेबीज। तो रेबीज है जो जो टेस्ट है यहाँ पर कौन से टेस्ट से है जो प्रॉपर तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। सीरोलॉजिकल और कौन सा टेस्ट किया जाएगा, हेमेटोक्रेट, इन्यूलिन क्लियरेंस, ऑस्कल्टेशन और मॉलिकुलर टेस्ट। ये क्वेश्चन MPNHM में आया था। तो सीरोलॉजिकल और जो यहाँ पर मॉलिकुलर टेस्ट है दोनों रेबीज को डायग्नोस करने में किए जाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी हम जिसको कह सकते हैं कि रेबीज वायरस के जो एंटीजन है आपके ब्रेन टिश्यू में प्रेजेंट तो नहीं है, उसके लिए टेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो इनमें से नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कौन से नहीं हैं। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा जो यहाँ पर अब ऑप्शन A, B, C, D दिए हैं कि A बस है कि B है या नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है नॉट अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ये सभी क्या है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पर जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट है तो ये 1975 में लॉन्च किया गया था। फिर दूसरा है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डीफनेस, तो 2006 से 2007 में एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया था। फिर आता है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम जो कि 2007 टू 2008 के बीच में जो 11th 5-year प्लान था, 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत लाया गया था। और हम हर साल नेशनल टोबैको डे कब मनाते हैं, 31 मई को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014 टू इंश्योर इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 2 years ऑफ एज एंड द प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक प्रोग्राम लाया था। तो यहाँ पर उस प्रोग्राम का नाम क्या है, जो कि 2014 को लॉन्च की गई थी। एंड यहाँ पर जो कि 2 साल के बच्चों प्रेग्नेंट लेडीज तक के लिए थी, तो वो कौन सी थी, मिशन इंद्रधनुष। क्या थी, मिशन इंद्रधनुष, जो कि 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च की गई थी। देन आफ्टर यहाँ पर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम भी आया था 8 अक्टूबर 2017 को, इसके लिए मोदी जी ने लॉन्च किया था। फिर 2.0 आया था जो कि JP नड्डा ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। जो 2.0 था और मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम के यदि यहाँ पर आपको सभी के गोल्स पूछे जाते हैं तो ये 2030 तक के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है हमें प्रिवेंटेबल डिसीज़ को लेके, चाइल्ड डेथ को लेके, तो वो यहाँ पर किसके तहत है, मिशन इंद्रधनुष। मेन आपको मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ, तो यहाँ पर लॉन्चिंग डेट याद रखना है 25 दिसंबर 2014। 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन यहाँ पर कवर किए गए हैं। फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम आया, इसी को है जो मॉडिफाई करके लाया गया तो 8 अक्टूबर 2017 को। फिर यहाँ पर 2.0 डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंट्रोड्यूस किया था मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम का 2.0। तो यहाँ पर भी कवरेज क्या रखी गई थी, जो 2 साल तक के बच्चे और प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्सीनेशन वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड बाय। तो वैक्सीनेशन है जो पहली बार कब परफॉर्म किया गया, लुईस पास्चर के थ्रू, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मैडम क्यूरी और एडवर्ड जेनर। तो फर्स्ट जो वैक्सीनेशन है, फर्स्ट टाइम वैक्सीनेशन कब किसके थ्रू करवाया गया, एडवर्ड जेनर। किसके थ्रू, एडवर्ड जेनर। फर्स्ट वैक्सीन की खोज भी किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में बनी थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहली वैक्सीन कौन सी, तो वो थी स्मॉल पॉक्स और खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। ओरल पोलियो वैक्सीन की डिस्कवरी किसने की थी, डॉक्टर अल्बर्ट सेविन ने। नेक्स्ट वन इज इन मिशन इंद्रधनुष ऑल वैक्सीन आर कवर्ड एक्सेप्ट। मिशन इंद्रधनुष में सभी वैक्सीन कवर्ड हैं किसी एक को छोड़कर, डिप्थीरिया, बूफिंग कफ, TB एंड PCV दैट मीन्स न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष में पहले जो इंक्लूडेड वैक्सीन थी वो थी यहाँ पर जो कि इम्यूनाइजेशन नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो कौन सी थी, PCV न्यूमोकोकल वैक्सीन। अब हम यहाँ पर बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष का जो एम था कि 2 साल के एज ग्रुप के बच्चे, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर पहले थी जो 7 प्रिवेंटेबल डिसीज़ हैं वैक्सीन से प्रिवेंट करने वाली। मिशन इंद्रधनुष में रेनबो में टोटल 7 कलर होते हैं इंद्रधनुष में,
तो वही यहाँ पर 7 डिसीज रखी गई थी, डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, टिटनस दैट मीन्स DPT, पोलियोमाइलाइटिस, TB, मीजल्स, मेनिंजाइटिस एंड हेपेटाइटिस B। फिर यहाँ पर 4 वैक्सीन को और ऐड किया गया। पहले 7 थी, जो टोटल पहले 7 रखी गई थी जो मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम बस था। फिर जैसे जैसे प्रोग्राम मॉडिफाई होते गया वैसे वैसे यहाँ पर वैक्सीन्स को भी ऐड किया गया। तो 7 के बाद यहाँ पर जो 4 वैक्सीन और ऐड की गई वो थी रोटा वायरस फॉर प्रिवेंशन ऑफ डायरिया, मीजल्स एंड रोबेला एंड जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड IPV यहाँ पर ऐड की गई। तो आफ्टर दैट 4 वैक्सीन और ऐड की गई। तो यहाँ पर टोटल जो अब यदि पूछते हैं तो पहले तो 7 थी, बट लेकिन नाउअडेज जब चेंज हुए मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम में तो टोटल 11 वैक्सीन है जो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट इज द वैक्सीन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो PHC लेवल पर वैक्सीन किस में स्टोर की जाती हैं? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, जिसको हम ILR भी कहते हैं, डीप फ्रीजर, वॉक इन कोल्ड रूम और कोल्ड बॉक्सेस। तो जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर वैक्सीन को स्टोर किया जाता है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और जो सेकंड चैनल है उस पर भी मैं आपको एक छोटे से टॉपिक के तौर पर ये चीज़ बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी। बट फिर भी जो PHC लेवल यदि एग्जाम में आता है कि PHC लेवल में वैक्सीन किस में स्टोर की जाती है, तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर होता है इसका 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आता है डीप फ्रीजर। तो डीप फ्रीजर का टेम्परेचर होता है -15 to 25 डिग्री सेल्सियस, जिसमें ओरल पोलियो वैक्सीन जिसका टेम्परेचर यहाँ पर है कितना -20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर की जाती है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीप फ्रीजर यूज़ किए जाते हैं। यदि WIC पूछें, क्या है WIC पूछें, तो इसमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर जो गवर्नमेंट की मेडिकल शॉप होती हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। कोल्ड बैग्स और वैक्सीन कैरियर जनरली सब सेंटर है, यदि वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना है और सब सेंटर है वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो पूरे विश्व में स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कहाँ डिटेक्ट हुआ था, सॉरी कब डिटेक्ट हुआ था? 1977 में, 1978 में, 1979 में और 1982 में। तो मैं यहाँ पर आपको हिंट कर दूं कि इंडिया में तो लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स का 1975 में। अब जो लास्ट केस है यहाँ पर वो हुआ था सोमालिया में। अब आपको ईयर बताना है कि सोमालिया में लास्ट केस स्मॉल पॉक्स का पूरे विश्व में से सोमालिया देश में जो डिटेक्ट हुआ था तो वो कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड